अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मज़हब फ़खर में खुश आमदीद। अमेरिका से इतला आ गई है और बहुत बड़ी इतला आई है और वो इतला है जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से। और इतला के अंदर इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर नहीं होंगे बल्कि वो कंटिन्यू करेंगे। हालांकि दाएं बाएं से जो खबरें आ रही हैं वो तो यही बता रही हैं, लेकिन खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर हालिया दिनों में एक नहीं दो मरतबा इस बात का ऐलान किया गया है कि वो 5 हफ्ते यानी अपनी मुद्दत के इख्तिताम पर रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दाएं बाएं से खबरें आ रही हैं या खबरें उड़ाई जा रही हैं या खबरें फैलाई जा रही हैं, इसका मकसद क्या है? क्या इसका मकसद जो रैंक्स एंड फाइल्स हैं अफवाज पाकिस्तान के, उसके अंदर कोई बेचैनी पैदा करना तो नहीं है? क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन डेवलप होती जा रही है उसके बारे में जिस तरह की बातें अब उड़ाई जा रही हैं उससे तो शदीद तरीन इस हवाले से खदशात लाहक हो गए हैं। बात सोशल मीडिया की नहीं है, सोशल मीडिया पे तो इस तरह की खबरें चलती रहती हैं, लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर, अगर नेशनल मीडिया पर, अगर प्रिंट मीडिया पर और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सीनियर तरीन अफराद इस बात की तरफ इशारा करना शुरू कर दें या इस बात को लेकर किसी जगह से कोई इतला है उसको लेकर आगे भागना शुरू कर दें, तो फिर इसका मतलब ये है कि जनाब ये मामला फेक न्यूज़ से आगे बढ़कर नेशनल सिक्योरिटी का होता चला जा रहा है। और ये जो खबर आई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जनाब जनरल बाजवा साहब नहीं जा रहे, इस खबर की क्या हकीकत है, इस पर आपके साथ बात करूंगा। ये भी आपको बताऊंगा कि ये खबर कहां से आई, क्यों आई, इसके इर्द गिर्द के क्या हालात हैं और हकीकी सिचुएशन क्या है। बाजवा साहब की जो मुद्दत मुलाजमत के इख्तिताम के हवाले से जो इबहाम पैदा किया जा रहा है उस इबहाम की हकीकत क्या है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले 2-3 और खबरें हैं छोटी छोटी सी, वो ज़रा आपके साथ शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मामला है इमरान खान साहब का और लॉन्ग मार्च का। क्योंकि बाजवा साहब का जो रहने का ताल्लुक है या उनकी एक्सटेंशन के ताल्लुक को जोड़ा जा रहा है इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि वो जुमेरात या जुमे को मुमकिन तौर पर अपने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे और वो ये बताएंगे कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने कब आ रहे हैं, किस तारीख को आ रहे हैं और उनका प्लान क्या है। क्या वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होंगे, बाहर दाखिल होंगे, किस वक्त कहाँ पे आके विराजमान होंगे, किस तरीके से लोगों को लेके आएंगे, वहाँ पर उनका क़याम कितने दिन का होगा। और इस हवाले से कुछ जो खबरें हैं वो अंदर खाते से बाहर आ रही हैं, यानी बनी गाला के अंदर जो इजलास हो रहे हैं वहाँ से कुछ अब टोटे से इस हवाले से निकलना शुरू हो गए हैं। और कुछ ज़राए ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि इमरान खान साहब अक्टूबर के एंड तक लॉन्ग मार्च लेकर नहीं आ रहे बल्कि शायद नवंबर के पहले हफ्ते की वो कोई तारीख देंगे। और उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल नहीं होंगे बल्कि वो इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्तों के ऊपर धरना देंगे और 15 दिन का उनका प्लान है। और जो उन्होंने अपने रुफ़क़ा के साथ जो सलाह मशवरे किए हैं उसके अंदर इसी बात की तरफ इशारा किया गया है कि जनाब तुसी आ रहे हो तो ज़रा 15 दिन का राशन नाल लेके आना, 15 दिन के लिए इंतजामात, कंबल शंबल, खैमे शैमे ये आपने साथ लेके आने हैं। 15 दिन के बाद इस बात का तयन किया जाएगा कि जनाब अभी हमने बैठना है या जाना है। और 15 दिन का मतलब ये है कि इमरान खान साहब इस मरतबा कुछ ज़्यादा तवील प्लान लेके नहीं आ रहे और उनका ये ख्याल है कि ये नवंबर के अंदर ही जो बहुत सारी पेशरफ तो होनी है ख़ास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से, इसी दौरान वो अपना कोई कड़मस डाल के कोई इस किस्म की कोई सिचुएशन डेवलप कर देंगे जहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये उनके हक़ में हो जाएगी या उनके ख़िलाफ़ हो जाएगी। एक अजीबोगरीब सी डेस्परेशन है जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जोड़ी जा रही है। फिर इस हवाले से भी कुछ इतलात आ रही हैं कि जनाब आज चूँकि सूरज ग्रहण है, सूरज ग्रहण का ताल्लुक बहुत सारे मामलात के साथ होता है, ज़ुहल के ऊपर असरात आते हैं, मरीख के ऊपर, पर नहीं अजीबोगरीब इस हवाले से बातें बनाई जा रही हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च की तारीख़ है इसका ताल्लुक भी कुछ जोड़ा जा रहा है ये सूरज ग्रहण के साथ कि जनाब ये सूरज ग्रहण का जो असरात हैं वो कितने दिन में ज़ायल होंगे, कितने अरसे से ये चीज़ें चलेंगी, किस अरसे तक सूरज के ग्रहण के असरात जो हैं वो निकल जाएंगे, किस तारीख
तक जो ये जो असरात बद हैं ये मौजूद रहेंगे। इस किस्म की भी कोई कैलकुलेशन की जा रही है। बता रहे हैं कि लोग बनी गाला के अंदर इस तरह की बहस मुबासा भी चल रहा है, और इसीलिए इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च है वो अक्टूबर के आखिरी दिनों के अंदर या नवंबर के शुरू के अयाम के अंदर यानी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में करने का प्लान बना रहे हैं। उसका मतलब भी यही है कि जनाब ज़रा सूरज ग्रहण के कुछ असरात जो हैं वो निकल जाएं। अब ये मुझे नहीं पता कि इन बातों के अंदर क्या हकीकत है क्या नहीं है, लेकिन जितने मुंह उतनी बातें, आपको पता ही है क्योंकि बनी गाला के अंदर इस किस्म के मामला तो होते रहते हैं। कभी मनो मुर्गियां जला दी जाती हैं, कभी कपड़ों के गोले बना के जनाब वो छत पे फेंक दिए जाते हैं, कभी वो मुर्गियों की वो गर्दनें उतार कर बाहर शाखों पर लटकाई जाती हैं। अजीबो गरीब किस्म की इतलात मिलती रहती हैं। लिहाजा जब ये बातें सामने आती हैं, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, फलाना तमकीना, तो वो इन चीज़ों के ऊपर ज़रा थोड़ी सी तवज्जो देने की भी ज़रूरत होती है कि यार कहीं वाक़तन कोई इस किस्म के चीज़ों के कुछ असरात नहीं है। और चूँकि इमरान खान साहब अब इन तमाम चीज़ों को मानना शुरू हो गया, उनका एतमाद इन चीज़ों पर डेवलप हो गया, उनका एतकाद डेवलप हो गया है, लिहाजा ये जो बातें हैं अब आगे बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें कल और परसों यानी पिछले 2 दिन तो वहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई है, बहुत ज़्यादा पोस्ट हुई हैं, और ख़ास तौर पर बिलावल साहब के हवाले से और आसमा जहांगीर साहिबा की याद के अंदर जो हर साल एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होती है लाहौर में, उसके हवाले से। क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिसका इनेकाद लाहौर में हुआ था, अवारी होटल में हुआ था, वहाँ पर मंजूर पश्तीन साहब ने भी खिताब किया था, वहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी खिताब किया था, वहाँ पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी खिताब किया था, और दीगर जो ज़ोमा थे उन्होंने भी इससे खिताब किया था। लेकिन जो बातें वहाँ पर हुई, उन बातों को लेकर या जो तनकीद की गई मंजूर पश्तीन साहब की तरफ से, उसको लेकर भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि जनाब आज़म स्वाति का ट्वीट याद आपको रह गया, आपको मंजूर पश्तीन की तकरीर याद नहीं आई, आपको आज़म शहबाज गिल का जो बीपर था वो आपको याद रह गया, आपको बिलावल की तकरीर याद नहीं आई, आपको फ़लाँ चीज़ हो गई, आपको ये चीज़ याद, मतलब इस तरह की चीज़ें जोड़ के इनफैक्ट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा और कोई सूरत हाल नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब जब कल आए आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, तो उनकी तकरीर के दौरान अली वज़ीर साहब की रिहाई के लिए नारे लग गए, और बिलावल साहब ने उस मौके पर अपनी तकरीर को रोकते हुए वो जो नारे लगा रहे थे अली वज़ीर साहब की रिहाई के लिए, तो उन्होंने उनको ये बात कही कि जनाब यहाँ पर नारे क्यों लगा रहे हैं, आपको जहाँ जाकर नारे लगाने चाहिए वहाँ जाकर नारे लगाएं, हमने उनको रिहाई नहीं देनी, जिन्होंने रिहाई देनी है उधर तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी, तभी अली वज़ीर साहब को रिहा किया जाएगा। ये उन्होंने बात कह दी। अब इस बात को मुख्तलिफ तरीक़ों से जोड़ा गया, जिसके बाद कल बिलावल साहब की तरफ से एक वजाहत सामने आई, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि मैंने जिस तरीके से वहाँ पर ये जो लोग नारेबाजी कर रहे थे उनके साथ जिस तरीके से मुखातब हुआ, मेरा ये ख्याल है कि वो तरीक़ाकार कुछ नामुनासिब था। मुझे इस तरीके से उनको टोकना या उनको अगला घर नहीं दिखाना चाहिए था, चूँकि वहाँ पर जो नारे लग रहे थे वो बहुत ज़्यादा नामुनासिब नारे लग रहे थे, लिहाजा मुझे उनको टोकना भी पड़ा और उनको इस बारे में आगाह भी करना पड़ा कि जनाब ये वाला मामला इस तरीके से, इस तरह की कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर बेशुमार जो गैर मुल्की मेहमान मौजूद हैं उनके सामने इस तरह के नाराबाजी नहीं की जानी चाहिए थी। लिहाजा मैंने ये बात कर दी, लेकिन इस पर मुझे अफसोस है कि मुझे इस तरीके का रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा नहीं करना चाहिए था। और साथ उनका ये भी कहना था बिलावल साहब की तरफ से कि ये जो अली वज़ीर साहब हैं या दीगर जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग जाम बहक हुए हैं, जिनकी जानो माल को नुकसान पहुंचा है, जिनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा है, वो अपनी जगह पर वो सच्चे हैं, वो दुरुस्त हैं, उनका मौक़िफ़ भी दुरुस्त है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की अफवाज ने भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उन कुर्बानियों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जिस वक्त हम ये नारे लगाते हैं या हम इस तरह की बातें करते हैं, तो वो बंदा जो सरहद पे खड़ा है मेरी और आपकी जान की हिफाजत के लिए, उसके मोराल पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बिलावल साहब ने अपनी बात तो कह दी, अपनी गलती को भी तस्लीम कर लिया, लेकिन इसके बावजूद मंजूर पश्तीन साहब के ख़िलाफ़ लाहौर के अंदर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है बगावत पर उकसाने का, और वो नईम साहब हैं कोई, उनकी मुद्दियत के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया है थाना सिविल लाइंस में।
और सुबह 3:45 पर ये FIR थाना सिविल लाइंस के अंदर जो है वो दर्ज की गई है। जो FIR मैंने देखी है उसके ऊपर जो टाइम है वो सुबह 3:45 उसके ऊपर लिखा हुआ है। लिहाजा ये भी यानी वो जो तकरीर मंजूर पश्तीन साहब ने की थी वो तकरीर अब उन पर भारी पड़ने वाली है। मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो गया है, लेकिन बुनियादी मामला वही है कि हमने कब तक इस्टेब्लिशमेंट को ही देखना है इक़्तिदार में आने के लिए। अगर कोई बंदा कहता है कि जनाब मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, हम उसको खींच खांच के ला के अपने साथ खड़ा कर देते हैं कि नहीं नहीं तुमने नहीं जाना भाई, अल्लाह का वास्ता तुम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर कोई बंदा नहीं जाना चाहता तो हम उसे कहते हैं कि जा जा तेरी मेहरबानी तू जा, जान छोड़। अजीबो गरीब किस्म की ये एक सिचुएशन डेवलप हो गई है। पहले आपको याद है राहील शरीफ साहब थे पाकिस्तानी अफवाज के सरबराह नवाज शरीफ साहब के दौर में, वो चले गए सऊदी अरब। उन्होंने सऊदी अरब की एक उन्होंने बनाई थी फोर्स, जब यमन वाला मामला था वहाँ पर जाके उन्होंने चार्ज ले लिया। फिर जो है अब फिर इस तरह की खबरें गर्म हो रही हैं कि जनाब बाजवा साहब के हवाले से भी उनके चूँकि खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे, हो सकता है उनको वहाँ पर भी कोई असाइनमेंट मिल जाए। फिर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं आज सऊदी अरेबिया खुसूसी दावत पर, क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान साहब की दावत पर। फिर ये भी पता चल रहा है कि अगले महीने मोहम्मद बिन सलमान साहब भी आ रहे हैं पाकिस्तान, और यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना मिलकर ऑयल रिफाइनरी का एक प्रोजेक्ट है जो गवादर के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। इस हवाले से चीज़ें पॉजिटिव तरफ भी जा रही हैं, लेकिन खींच खांच के हम ऐसी चीज़ों को लेके आते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। ये कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं। खुशनूद अली खान साहब के कॉलम हैं, और खुशनूद अली खान साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं यकीनी तौर पर, और वो उनकी जो है जो रसाई है मुख्तलिफ तबकात तक, मुख्तलिफ जो हैं आला शख्सियात तक, उस वो काबिल तरदीद नहीं है। लेकिन बाज़ मरतबा जो सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं वो भी कुछ इस किस्म की बातें कर देते हैं जिससे इस बात का तासुर मिलता है कि यार ये शायद इन तक वो हक़ाइक़ पहुँचे नहीं हैं या इन्होंने को प्रॉपर्ली इसके ऊपर काम नहीं किया। मेरा मकसद खुशनूद अली खान साहब की तज़हीक करना नहीं है, लेकिन निशानदेही करना है। उन्होंने एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम के अंदर उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर काम जारी रखेंगे, और इस सिलसिले में उन्होंने एक मैसेज का हवाला दिया है और उनका ये कहना है कि मुझे अमेरिका से मैसेज आया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको जो है जो बाइडन ने भेजा है, एंथनी ब्लिंकन ने भेजा है मैसेज, किसने भेजा है, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, पेंटागन की तरफ से आया है, किधर से आया मैसेज, ये उन्होंने नहीं बताया। जो मैसेज उन्होंने बताया है वो ये लिखा है कि ब्रदर AOA यानी कि ब्रदर अस्सलाम वालेकुम, जनरल बाजवा साहब विल बी स्टेड एंड एक्सटेंडेड इन सर्विस इंशाल्लाह, प्लीज कीप इन माइंड दिस न्यूज़ विल करेक्ट, अल्टीमेटली रिगार्ड्स एंड प्रेयर्स। अब इस एक मैसेज को पता नहीं किसने भेजा है, उस बंदे की क्या हैसियत है, क्या साख है, उसको लेकर जो खुशनूद साहब हैं उन्होंने कॉलम लिख मारा, और कॉलम के अंदर उन्होंने कहा जनाब मैं ये बात अपने तज्जिए की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जनरल बाजवा साहब नहीं जा रहे। इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि बाजवा साहब ने खुद नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से खिताब करते हुए इस बात का एतराफ़ किया है कि वो 5 हफ्ते के अंदर यानी अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर जिस दिन उनकी टर्म ख़त्म होगी 29 नवंबर को वो रिटायर हो रहे हैं। बाजवा साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ किया। जब वो अमेरिका में थे, वाशिंगटन में थे, पाकिस्तानी सफारत खाने में थे, वहां पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं जा रहा हूं और मेरा भी एक्सटेंशन लेने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर इस बात को फैलाया जाए तो इसका मकसद सिर्फ फेक न्यूज़ नहीं है, मेरे दानिस्त के अंदर इसका मकसद कुछ और ही हो सकता है। खुशनूद साहब ने अपने कॉलम के अंदर इस बात का जिक्र किया कि उनको 6 माह की एक्सटेंशन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब उनका जो एक्सटेंशन वाला मामला था वो चल रहा था, इमरान खान साहब का टेन्योर था, और वो जो नोटिफिकेशन देते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर नुक्स निकाल देती थी, फिर कहती थी कि जनाब ये वाला मामला आर्मी एक्ट के अंदर इस तरह नहीं है, आप आर्मी एक्ट के अंदर इस्लाह करें, और उसके बाद फिर ये बिल पार्लियामेंट में लेके आए, और उस वक्त तक के लिए आर्मी चीफ को 6 माह की एक्सटेंशन दी गई थी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और इस बात का जिक्र खुशनूद साहब ने अपने कॉलम में भी किया है। लेकिन खुशनूद साहब का ये मानना है कि जनरल बाजवा साहब की उस एक्सटेंशन की रोशनी में उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसका इख्तिताम 29 नवंबर को नहीं होगा बल्कि 29 मई 2023 के अंदर होगा। लिहाजा उनकी रिटायरमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता।
اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ میرے ساتھ آ کے رابطہ کر لے۔ اگر خوشنود صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ پڑھے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، اور جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا اس کے اندر بھی اس بات کا واضح طور پر ذکر تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ قانون سازی کے بعد اسی تاریخ کو ہوگی جس تاریخ کو انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، یعنی 29 نومبر کو۔ یعنی وہ جو ٹائم دیا گیا تھا وہ حکومت کو دیا گیا تھا کہ اس عرصے کے اندر آپ نے قانون سازی کرنی ہے، اور قانون سازی کے بعد جو نوٹیفیکیشن آنا تھا اس کے اندر اس بات کو مینشن کیا جانا تھا کہ جناب یہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق یہ کام ہوا ہے، اور یہ جو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے یہ 29 نومبر سے ہی دی جا رہی ہے، اور اس کا اختتام 29 نومبر کو ہی ہوگا، یعنی 2022 کے اندر ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ جو خوشنود علی خان صاحب ہیں انہوں نے اس نقطے کو شاید ان کی نظر سے نہیں گزرا، یا ان کے جو ریسرچرز ہیں انہوں نے شاید ان کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا۔ اگر وہ چاہیں تو وہ اس فیصلے کو دوبارہ نکلوا کر اس پر نظر دوڑا سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس قانون سازی کے بعد اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کے سامنے پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو دائیں بائیں سے خبریں اڑائی جاتی ہیں بار بار، اس کا وجہ کیا ہے؟ خوشنود صاحب نے اپنے اس کالم کے اندر لکھا ہے کہ باجوہ صاحب رہیں گے چیف آف آرمی سٹاف، جنرل عاصم منیر صاحب بن جائیں گے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، اور لیفٹیننٹ جنرل عامر صاحب ہو جائیں گے جسے کہہ سکتے ہیں وائس چیف آف آرمی سٹاف۔ اب اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے، طریقہ کار یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ جو سینئر موسٹ ہے وہ جاتا ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، اور جو ان سے کم ہوتا ہے سینئر وہ ہو جاتا ہے چیف آف آرمی سٹاف۔ لیکن ماضی میں ایک مرتبہ ایسا نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو مل گئی تھی ایکسٹینشن، اور ان سے جو جونیئر تھے جنرل ندیم رضا صاحب وہ پروموٹ ہو گئے تھے، اور وہ بن گئے تھے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی۔ لہٰذا یہ کام اب دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس صورت میں جب جنرل باجوہ صاحب ایکسٹینشن لیں گے۔ اب چونکہ جنرل باجوہ صاحب واضح طور پر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی اس بات کا وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اظہار کر چکے ہیں کہ جناب یہ جو پروسیس ہے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا، یہ اکتوبر کے آخری ہفتے یا نومبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہو جائے گا، اور مقررہ وقت سے پہلے مکمل بھی ہو جائے گا، اور نئے چیف کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا۔ اینے سارے سیانے بندے گلاں کر رہے ہیں، تو پھر اس کے اندر یہ جو ایک دائیں بائیں سے ایک فضول سے میسیجز کو لے کر خبریں چلا دی جائیں، تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ جناب ایجنڈا کوئی اور ہے۔ یہ فیک نیوز جو پھیلائی جا رہی ہے، اس کا جو مطمع نظر ہے وہ کچھ اور ہے، اس کے آبجیکٹیوز کچھ اور ہیں۔ اس کے علاوہ میری نظر میں اس کے علاوہ اور کوئی رائے اس کے اوپر دی نہیں جا سکتی۔ پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے، اگر آگے چلنا ہے، تو اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، چاہے وہ ایگزیکٹو ہے، چاہے وہ مقننہ ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے۔ ہمیں جب تک ہم ان اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے تب تک نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے، اور نہ ہی پاکستان ایک طاقتور ملک کے طور پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔